गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरे ख्याल से फ्राइडे है। फ्राइडे और सैटरडे में वोकेबलरी और इडियम फ्रेजेस पे वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है ना। वैसे वोकेब को हमको 2 दिन पड़ेंगे। थोड़ा सा मेरा जो कामकाज है वो नियमित नहीं हो पा रहा है, तो वो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, 1-2 दिन और। मुझे कई परिवर्तन करने पड़े इनमें भी, है ना। तो देख लेना आप। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सर ने क्या एक लिस्ट लगा दी है, जो लगता है किसी किताब से ले रखी है। एक्चुअली किताब से नहीं है ये लिस्ट उन शब्दों की है। सब सारे अच्छे हैं, जो किसी टीचर ने अपने यूट्यूब के अंदर एक लाइव क्लास में पढ़ाए थे। तो ये सब शब्दों में तो कुछ नहीं रखा हुआ, शब्द किसी के नहीं होते हैं। आप कहीं पढ़ा लो, कहीं से ले लो, डिक्शनरी से ले लो, अखबार से ले लो, पुराने अखबार में अपने जो पेपर आ रखे हैं, ओल्ड पेपर, वहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो। मेरा पढ़ाने का मकसद ये था, ऐसा नहीं कि टीचर ने गलत पढ़ाया हो। वो मेरे से बहुत क्या कहते हैं, ऊंचे दर्जे के टीचर हैं। जैसे मेरे 100 आते हैं व्यूज़, तो उनके 90,000 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं। समझा रहा हूँ आपको। लेकिन मुझे ये पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत बढ़िया नहीं लगा, इसलिए उनकी आइडेंटिटी को छुपाकर मैं आपको ये वर्ड करा रहा हूँ। जो जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो सारे बढ़िया हैं, एग्ज़ाम में आ रखे हैं। ठीक है। और उनका मैं नाम ही नहीं ले सकता, उनके मैं वीडियो को आपको वो भी नहीं दे सकता, आपका लिंक नहीं दे सकता ना आपका। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इनको दोबारा पढ़ाऊँ। ठीक है। जो शब्द उन्होंने लिखे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है, रेजिलियंस में आपका वो टाइपो की एरर हो गई, एक टाइपो है वो। तो वो कोई बात नहीं है, वो उन्होंने टाइप नहीं किया होगा, उनके किसी असिस्टेंट ने करा होगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि शब्दों को करते समय शब्दों के अर्थ बताना उतना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी उनको सेंटेंस में प्रयोग करना भी है। अगर आपने शब्दों को सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया तो आपकी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और अगर एक शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ है तो वो भी टीचर को वहाँ पर समझाना चाहिए, और आप लोगों को भी समझना चाहिए। ठीक है। ये कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दें आप, कि जो शब्द होता है जैसा, ठीक है, उसको उसी रूप में करना है। ऐसा नहीं कि जैसे आउटस्टेट की जगह लिखा हो बेदखल। बेदखल तो आपका वो हो गया, वर्ब हो गया, है ना। आउटस्टेट आपका एडजेक्टिव हो। आउस्ट वर्ड का अर्थ होता है बेदखल करना। ठीक है। किसी व्यक्ति को उसके पद से हटा देना। तो एक एक करके मैं करता हूँ इनको, और मैं आपको कैसे करा रहा हूँ उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए आप। और हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ने ये वीडियो देखा हो, है ना, तो अंतर भी कर पाओगे। और उसमें अगर कोई गलतियाँ हुई तो भी साफ़ हो जाएंगी। और उसमें क्या एडिशनल चीज़ें आपने सीखनी है, उस वीडियो से आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है ना बच्चों। तो एक सेकंड में टाइम नोट कर लूँ, क्योंकि मैं आपको 10-15-20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अभी नहीं दे पाऊँगा। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। आई कैनॉट सिट फॉर मोर देन 30-40 मिनट्स एट ए स्ट्रेच, है ना। ये फ्रेज भी आप सबको आना चाहिए, एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का अर्थ होता है लगातार। ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं उसको एट अ स्ट्रेच। इफ आई से कि आई कैनॉट सिट स्ट्रेच, हाँ बच्चों, तो ऐसा नहीं है, टीचर को सब आता है, लेकिन कई बार वो गलती से हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि कोई ऐसे टीचर भी हों, लेकिन मेरा कौन देखे गरीब आदमी का, तो कोई देखता नहीं है। देखे करें तो मैं भी कहूँगा उनसे कि अगर मेरे से भी कोई गलतियाँ हो जाएँ तो वो पॉइंट आउट करें। ठीक है। और मैं तो खुला छूट देता हूँ, अगर नाम भी लेना चाहे तो नाम भी ले सकते हैं। ठीक है ना आपका, और ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ और बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा, गलत तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इनकम्प्लीट पढ़ा दिया तो वो भी बच्चों को नुकसान कर सकता है। इफ़ आई से आई कैनॉट सिट फॉर मोर देन हाफ एन आवर एट अ स्ट्रेच, ये सबको ये प्रयोग आना चाहिए। कल मैं आपके ईडियम फ्रेजेस का आप लेके आऊँगा, है ना। और मेरे को अभी आपके उसमें भी डालने हैं, अपने स्पोकन इंग्लिश के उसमें, तो काफ़ी सारा काम मेरे पास में है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला वर्ड जो है ना बच्चों, रेजिलियंस है। बहुत सुंदर वर्ड है, और मैं आप सबको कहूँगा कि इस वर्ड को आप लोगों ने नोट करना है। ठीक है। एक सेकंड में, इसमें क्या गड़बड़ हो गया ये। हम्म, एक सेकंड बच्चों, हाँ। मैं इसको ये हटा देता हूँ, और इसको साइज जो है ना इसका 16 रखा हुआ है। 16 ठीक है, 16 साइज बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो रेजिलियंस बच्चों आपका नाउन है। बहुत सुंदर वर्ड है। और रेजिलियंस का अर्थ होता है आपकी जो एबिलिटी होती है
कि किसी डिफ़िकल्टी में आकर आप डिफ़िकल्टी में आ गए, बहुत ही ख़राब सिचुएशन में आप आ गए, और उससे वापस उभरना, उससे निकलकर और पहले जैसी अवस्था में आना, ये इसका मीनिंग होता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इसका मीनिंग आपको समझ आया बच्चों? रेजिलियंस का अर्थ होता है टू रिटर्न टू योर स्ट्रॉन्ग पोजिशन, वापस बाउंस बैक करके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एबिलिटी, योर एबिलिटी टू रिटर्न टू योर प्रीवियस बेस्ट पोजिशन, ये इसका मीनिंग हो गया आपका। ठीक है, ये एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ होता है द एबिलिटी टू रिटर्न टू प्रीवियस स्ट्रॉन्ग पोजिशन। थोड़ा इसको समझना होगा आपको, ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, एक ही बात है वो। ठीक है ना आपका, जैसे आप मुसीबत में आ गए तो थोड़ा टूट गए, आप कमज़ोर पड़ गए, लेकिन आपके अंदर अगर रिजिलियंस है तो आप वापस अपनी पहले ही जो पोजीशन थी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, उसमें आप वापस आ जाओगे। तो ये जो आपकी एबिलिटी है, ये आपकी योग्यता है, कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेबिलिटी है, तो इसी को अपन नाम दे रखा है रेजिलियंस का। ठीक है, तो इसको आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपका आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं। और इससे पहले मैं शुरू करूं इसको और आगे, एक थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं जो अक्सर बताया करता हूं, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। ठीक है, तो उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों, जब भी आप वोकैब करते हैं, है ना आपको, तो वोकैबरी करते समय 5 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसमें पहली चीज़ है बच्चों कि उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, और उसका जो मीनिंग आप हिंदी बताओ, इंग्लिश बताओ, किसी में बताओ, वो उसी सेंस में होना चाहिए, है ना। नाउन नाउन, वर्ब वर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए हमें आपको। ठीक है, दूसरा उसका मीनिंग आना चाहिए आपको, वो तो कॉमन सेंस की बात है, मीनिंग तो आना बहुत जरूरी है। मीनिंग ही नहीं आएगा फिर कैसे करेंगे अपन, तो उसका मीनिंग आना चाहिए, मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट शुड बी क्लियर टू यू, जो वर्ड कर रहे हैं उसका अर्थ आना चाहिए। तीसरा उसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, कई बच्चे और टीचर भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते हैं, जो मर्जी है वो प्रोनाउंस कर देते हैं आपका, उससे आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना है, ताकि इंटरव्यू में, ठीक है ना, इवन आपके जॉब्स में, यार जॉब में नहीं भी हो, जॉब में तो होता ही है बिल्कुल। आपका अगर साउथ इंडियन बॉस है और वो इंग्लिश में बोलता है तो फिर कैसे करोगे आप? ठीक है ना आपका, तो उसकी बातें समझ नहीं आएंगी। कोई लड़का अगर बेचारा उसका एग्ज़ाम दे रहा है स्टेनोग्राफर का, तो उस जो आपका वहाँ पर टेस्ट होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको डिक्टेशन देंगे, तो प्रोनाउंसिएशन आपका गड़बड़ होगा तो कैसे वर्ड को लिखोगे आप? ठीक है, और तीसरा और प्रोनाउंसिएशन का, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है बच्चों, तो फिर आपके शब्द की स्पेलिंग भी आपको याद नहीं होती हैं, स्पेलिंग गलत हो जाती हैं। कई बच्चे इस शब्द को मिसचीवियस बोलते हैं, मिसचीवियस, रेलने लग जाएगी इस पर। मैं कंप्यूटर में इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप तक जो पहुँचे बिल्कुल ठीक हो। मैं आपको उस शब्द को फिर डिक्शनरी में भी दिखा सकता हूँ। अब इसको आप ऐसे प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी स्पेलिंग गलत होगी, क्योंकि इसका उच्चारण जो है मिसचीवियस नहीं है, मिसचीवस है, मिसचीवस। अब ये ठीक है, तो आप शब्दों को उच्चारित नहीं ढंग से नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शब्दों के उच्चारण गलत होने से, अगर वो नाउन है और किसी वावल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए और एन का भी पंगा पड़ जाएगा, पता ही नहीं आपको। अगर इसको आप ऐसे प्रोनाउंस करोगे हेयर, तो इसके आगे ए लगाओगे, ए लगाते गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एच साइलेंट है, इसका उच्चारण है एयर, तो इसका आगे एन लगाना पड़ेगा, एन एयर, उत्तराधिकारी, ही इज एन एयर टू दिस प्रॉपर्टी। ये मैंने एक आधे उदाहरण दिए आपको, ऐसे सैकड़ों हैं, मैं भी आपने वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए शब्दों का हमारा उच्चारण बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसमें आपको सुनाता हूँ एक बार, अब ये आराम से आप मेरी यहाँ पढ़ोगे तो आप शब्दों के उच्चारण को भी सुन सकते हो, और मेरे ख्याल से क्लियर कट आपको सुनाई देगा अभी। एयर है ना बच्चों, इसका उच्चारण हेयर नहीं है, ध्यान रखना आपका, इसका उच्चारण आपका एयर है, एयर एयर है, इसलिए आप इसके आगे एन लगाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो तीसरा हो गया प्रोनाउंसिएशन, चौथा हो गया बच्चों इसके डेरिवेशंस। ये थोड़ा समझाता हूँ आपको, मैं हमेशा जब वोकैब का शुरू करता हूँ तो ये चीज़ें बताता हूँ। डेरिवेशन का अर्थ होता है बच्चों एक शब्द से बनने वाले दूसरे शब्द,
और गेटिंग पॉइंट, एक शब्द से बनने वाले दूसरे शब्द, जैसे ये रेजिलियंस है, तो रेजिलियंस तो नाउन हो गया, है ना, इसका एडजेक्टिव बनता है रेजिलियंट, बाकी इसके वर्ड नहीं बनते हैं। आपको बात कर रहा हूँ आपको, है ना, कि जैसे आपने ये आउस्ट वर्ड किया यहाँ पर, आउस्ट, ये आउस्टेड तो एडजेक्टिव है, आउस्ट आपका वर्ब नहीं है, वर्ब आपका आउस्ट है, ये वर्ब है, दिस इज आपका, और इसका नाउन भी बनता है एक आउस्टर, मैं प्रयोग करके दूंगा आपको सबको ही, ठीक है ना। आपको जैसे आपने स्ट्रेंथ बोला, तो स्ट्रेंथ आपका नाउन है, स्ट्रेंथ इज नाउन, दैट्स राइट, ताकत, ठीक है। अब इसका वर्ब बनता है स्ट्रेंथन, मजबूत करना, इंडिया शुड स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद आर नेबरिंग कंट्रीज, तो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ संबंधों को भारत को मजबूत करना चाहिए, वीक कर जाओगे तो दूसरे के हाथ पड़ जाएंगे वो, ठीक है आपका। इसका एडजेक्टिव आपका स्ट्रांग है, इसका एडवर्ब आपका स्ट्रांगली है, ठीक है ना आपका, दैट्स राइट आपका, ठीक है। और एक एडजेक्टिव और बनता है आपका स्ट्रेंथनिंग, दैट्स राइट, यू शुड डू सम आर्म स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आर्म स्ट्रेंथनिंग का अर्थ हो गया ऐसी एक्सरसाइज जो आपके आर्म्स को मजबूत कर दे। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग वर्ड के या स्ट्रेंथ वर्ड के डेरिवेटिव्स हो गए, ये चौथा ये है। और पांचवा बच्चों उसका यूजेज, शब्द का यूजेज, और यूजेज तब पूरा होगा कि जब उसका सेंटेंस बना दोगे अलग अलग रूप में, जितने रूप में उसका इस्तेमाल होता है, अब वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और फिल द ब्लैंक में भी काम आएगा। मैं सब इनका प्रयोग करूँगा। यूजेज का अर्थ होता है बच्चों, एक तो उसका अपने फ्रेज बनाना सीखना है, ठीक है ना आपका, हाउ टू मेक अ फ्रेज यूजिंग दैट वर्ड, और फ्रेज बना दिया ना आपका, देन यू कैन पुट दैट वर्ड इन ए प्रॉपर सेंटेंस। आपका दूसरा इसका हो जाएगा पुटिंग दैट वर्ड इन अ प्रॉपर सेंटेंस, ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो वोकेब करते समय बच्चों ये हमेशा चार पांच चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच, दूसरा उसका मीनिंग, तीसरा उसका प्रोनाउंसिएशन, चौथा उसके डेरिवेटिव्स, और पांचवा उसका यूजेस। हर पॉइंट आपका, ठीक है। अब मैं इनके आपको जो भी दूंगा तो ये सब चीज़ें बना के आपको करके दूंगा, ठीक है। रेजिलियंस पे वापस आते हैं। आपको मैंने बताया रेजिलियंस का अर्थ होता है योर एबिलिटी टू रिटर्न टू प्रीवियस स्ट्रॉन्ग पोजीशन, पहले जैसी स्थिति में आ जाना, है ना, किसी मुसीबत के आने के बाद। आर यू गेटिंग पॉइंट आपका, दैट्स राइट। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि अभी जब कोरोना काल में अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश की नहीं सारे देशों की इकोनॉमी बड़ी ख़राब हो गई थी आपका, ठीक है आपका, और अब चूंकि हालात काफ़ी ठीक हो गए हैं, बिल्कुल ठीक तो नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, अभी भी वी आर नॉट स्टिल आउट ऑफ द वुड्स, इसका मतलब आप पूरी तरह से मुसीबत से निकले नहीं हैं, ध्यान रखना आपका। ये खतरनाक वायरस है और किसी को नहीं पहचानता ही, अमीर हो गरीब हो, एडवांस नेशंस हो या आपके गरीब हो, सबको एक साथ ही लपेटता ही। तो अभी भी हमने सबका ध्यान रखना है, और जहाँ तक कोशिश हो के अपने मास्क वगैरह तो पक्का पहनना है, और हाथों को धोना है, ठीक है ना। ये दो तीन काम तो आप कर लोगे तो सारी धीरे धीरे फिर ये वायरस खत्म हो जाएगा, अदरवाइज वायरस खत्म होगा नहीं, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारी, लेकिन ये सेंटेंस मैं बना के बताता हूँ आपको। देखो इफ आई से आर इकोनॉमी, फिर शुरू हो गया ये ऐसे कैसे, आर इकोनॉमी सफर्ड सेटबैक, सेटबैक का अर्थ होता है नुकसान हुआ हमारे इकोनॉमी को, ठीक है ना। और ये फ्रेज है टू सफर अ सेटबैक, इसको अलग से लिखना मैं बताता हूँ अभी आपको। आर इकोनॉमी सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग, ठीक है, कोविड पेंडेमिक, उसमें रहने लगे, कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है वो, ठीक है। बट इट का मतलब आर इकोनॉमी, इट शोड रेजिलियंस, ये नाउन हो गया आपका, इट शोड रेजिलियंस एंड इट बाउंस बैक, ठीक है, हो गया। और इसने वापसी कर ली। बाउंस बैक का अर्थ होता है वापसी करना, ठीक है। ये जो जो इसमें फ्रेज आते हैं वो भी सीखना है, ये आपने आदत बनानी है। इसमें एक फ्रेज निकलता है टू सफ़र अ सेटबैक, इसका मतलब क्या हुआ, नुकसान झेलना, ठीक है, नुकसान झेलना, टू सफ़र अ लॉस, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है, चाहे बिजनेस का हो या वैसे भी हो। और टू बाउंस बैक करता हो वापस आना, ठीक है। न्यूजीलैंड टीम एक दो मैच हारी, बट इट बाउंस बैक एंड फाइनली वन द वर्ल्ड कप,
कैसे कहोगे? न्यूजीलैंड टीम न्यूजीलैंड टीम, ठीक है, सफर 2 लॉसेस, 2 है, जो भी, जो जितना कम ज़्यादा मेरे को पता नहीं, अभी याद नहीं है ना आपका, ठीक है। बट या इनिशियल लॉसेस कर दो, चलो शुरू शुरू में ब्रिलियंट टीम भी तो हारी थी, है ना। सफर्ड इनिशियल लॉसेस बट इट बाउंस बैक, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये वापस आ गई। बाउंस कौन सा होता है? जैसे बैंक गेंद फेंकते हो ना आपका, तो उछल के वापस आ जाती है वो, उसी तरह से। बट इट बाउंस बैक एंड वन द वर्ल्ड कप, 2020 वर्ल्ड कप। हो गया सेंटेंस शानदार आपका। तो आपने हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को उसमें डालना है, सेंटेंस में डालना है, ठीक है। और हो सके तो इन सारे सेंटेंसेस के बच्चों आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक बनाने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर सफर को कर दो, ये डबल फिलअप हो जाएगा। बाउंस को कर दो, ये डबल फिलअप बन गया। मैं इनको आपका अंडरलाइन कर देता हूँ। समझ आ गया? समझ आ गया आप लोगों को, है ना। तो रेजिलियंस ये हो गया। अब इसका एडजेक्टिव होता है आपका रेजिलियंट, ठीक है। रेजिलियंट मीन्स, बस ये एडजेक्टिव फर्क यही है, ये जिसके अंदर ये एबिलिटी हो, हैविंग द एबिलिटी, ये इसका मीनिंग हो गया। जो रिटर्न टू, रिटर्न मतलब वापसी करना, रिटर्न टू स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग कह लो या बेहतर पोजीशन कह लो, उस बेहतर पोजीशन में लौटना, ये इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे आपने कहा कि आर इकोनॉमी वॉज रेजिलियंट, ठीक है, एंड इट बाउंस बैक, हो गया रेजिलियंट का प्रयोग। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आपको ध्यान रखना, आप इन सब का प्रयोग कर सकते हो आराम से, ठीक है। मुसीबत सबके जीवन में आती है, वी ऑल सफ़र सेटबैक्स इन आवर लाइफ, ऐसे बोलना सीखना आपने। वी ऑल सफ़र, ऑल वी कभी नहीं कहते, प्रोनाउन आ रहा होता है तो ऑल प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है ना, नहीं लिखना, ठीक है ना। वी ऑल, ऐसा नहीं ऑल वी नहीं कहना, वी ऑल, हाँ, वी ऑल। और ये प्रेजेंट टेंस में इसलिए कह रहा हूँ क्यों, ऐसा हमेशा हमेशा होता है, हर एक के साथ में होता है। वी ऑल सफ़र सेटबैक्स, कि नहीं, नहीं होता इन आवर लाइफ, अपने जीवन में हमको सेटबैक होता है, नहीं होता है, होता है, कई प्रॉब्लम आ जाती हैं, नुकसान हो जाता है, ठीक है आपका। बट इफ़ वी आर रेजिलियंट, अगर हम रेजिलियंट हैं, हमारे के अंदर ये कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो वी कैन, कॉमा करके, वी कैन बाउंस बैक, इतना भी लिख दो सेंटेंस तो पूरा ही, कि हम वापसी कर सकते हैं अगर हम रेजिलियंट हैं। तो रेजिलियंट नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? आप रेजिलियंट होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप सबके समझ में आ रहा है कि रेजिलियंट और रेजिलियंस के दोनों प्रयोग मैंने आपको बता दिए, ठीक है आपका। इसके एक दो फ्रेज बना के देता हूँ आपको, देखो, टू शो रेजिलियंस, हाँ आपका, इन द फेस ऑफ, बड़ा शानदार फ्रेज है, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ये टीचर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको देता है, ठीक है। एक लड़का है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी का अर्थ होता है बच्चों, एक क्या कहते हैं, प्रतिकूल स्थिति है आपका, है ना आपका। इसका मीनिंग है हिंदी में, हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। प्रति प्रतिकूल परिस्थिति, लिख तो जा रहा है यार, प्र, प्रस, प्रस, परिस्थिति थी, THI, परिस्थिति, परिस्थिति, पता नहीं ठीक है गलत, जो भी है, परिस्थिति, ठीक है। उसको प्रतिकूल परिस्थिति यानी आपका कोई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी बिजनेस में लॉस हो गया, तो ये एक एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी का अर्थ होता है एक प्रतिकूल परिस्थिति। हालांकि हिंदी की स्पेलिंग ठीक नहीं बच्चों, आप, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो हिंदी मैं नहीं लिखूंगा आपका ना, हिंदी मेरे को जब आती है ना अच्छी तरह से, तो लिखना खतरनाक है ठीक है। तो एडवर्सिटी मीनिंग समझ आ गया ना बच्चों, एक डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट्स राइट। इंग्लिश में सिंपल ऐसे लिख लो, डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट्स राइट। He faced the biggest adversity in his life, but he was resilient and came out of it.
कितने सुंदर सेंटेंस बन जाते हैं इसके। तो ये तो चीज़ें आपने स्पोकन इंग्लिश में भी सीखनी है कि आपने फ्रेज बनाने हैं। ठीक है, दैट्स राइट। इफ आई से ही शोड, ठीक है, रेजिलियंस, एंड नाउ हिज बिजनेस इज बैक ऑन रेल्स। ये भी फ्रेज है, बैक ऑन रेल्स। पट्टी पर वो वापस आ गया, पहले उसका बिजनेस पट्टी से उतर गया था। तो आई होप आपके समझ आ गया रेजिलियंस का, मैंने आपको प्रयोग बता दिया। ठीक है, तो जो जहाँ से मैंने ये लिए हैं उन्होंने इस तरह के सेंटेंस एक भी नहीं लिखाया, ना उन्होंने सेंटेंस बोला। सेंटेंस बोलना लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप सेंटेंस नहीं बोलोगे तो कोई काम होगा नहीं, होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और साथ में कोशिश करना कि आप इनके एक दो आप सिनोनिम्स भी किसी को बच्चों को बता दो, तो बहुत जरूरी है वो। तो रेजिलियंस का सिनोनिम बनता है बच्चों टेनेसिटी, परसिवेरेंस, और इससे आपकी वोकैब बहुत मजबूत होती है। दैट्स राइट। टेनेसिएट का टेनेसिटी का एडजेक्टिव बनता है टेनेशियस। तो टेनेशियस आदमी कहोगे जो प्रॉब्लम के बावजूद अपने काम में डटा रहता है आपका। दैट्स राइट। अगर मैं आपको कहूं अ पर्सन विल सक्सीड नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए वो आदमी सफल होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है इफ ही इज टेनेसियस। ठीक है, जो टेनेसियस वो आदमी होता है। ठीक है, इफ ही इज, सॉरी इज नहीं लगाया मैंने, इफ ही इज टेनेसियस, अगर वो टेनेसियस है, मुसीबत आ गई मतलब भाग नहीं जाएगा, वो भाग भाग गया तो फिर बेकार है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम आपका टेनेसियस भी है और परसिवेरेंस भी है। अब ये परसिवेरेंस, तभी तो कह रहा हूँ ये वर्ड शब्द कम मत समझना, शब्द बहुत है ये। मैं आपको करा रेजिडेंट करा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे दूसरे वर्ड कर रहे हो आपको। टेनेसिटी भी आ गया, आ जाएगा, परसिवेरेंस भी आ जाएगा, टेनेसियस भी आ गया। टेनेसियस आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, और टेनेसिटी आपका नाउन है, पीछे ईटी लगा हुआ है। दैट्स राइट। एक बैट्समैन है, ऐसा कई बार हुआ है हिस्ट्री के अंदर, आपने कभी मैच देखा हो इंडिया में, इंडिया की टीम के साथ में भी हुआ ऐसा। एक अकेला बैठा हुआ, जैसे उसने ये मैच जिताया था मेरे ख्याल से, टेस्ट मैच जिताए थे इसने, हमारा जो विकेट कीपर है वो, और एक बार वो शार्दुल ठाकुर ने मैच जिताया। दैट्स राइट। तो अगर मैं आपको कहूँ इन दैट मैच, ये ही मैं जो लिख रहा हूँ ये शार्दुल ठाकुर है। इन दैट मैच ही शोड ग्रेट टेनेसिटी। ठीक है, एंड डिड नॉट लू, जबकि वो मतलब जो है टेल एंडर है, बैट्समैन है ना, बट एंड डिड नॉट लूज हिज विकेट एंड वन द मैच। तो ये आपका एक टेनेसिटी होने का उदाहरण है कि आप लगे रहे, आपका चुपचाप लगे रहे, धीरे 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 लगे रहे। जो मौका है छक्के मारे, मौका मिला एक दो भी लगाए, चौके भी लगाए, और फिर जीत गया मैच, किया, डिड नॉट लूज हिज विकेट। उसने विकेट नहीं खोया, लगा रहा बस आपको। आई होप कि समझ आ गया आपका। ठीक है, तो इसको आदमी के साथ जोड़ दो तो आप बना कोलोकेशन बन जाएगा टेनेसियस पर्सन। हो गया ये कोलोकेशन। ऐसा आदमी जो मुसीबतों के डिफिकल्ट के बावजूद लगा रहेगा। सेम मीनिंग बच्चों आपका परसिवेयर का है। परसिवेरेंस का वो बनता है परसिवेयर। अब आप देख रहे हो मैंने आपको परसिवेयर कराया है, परसिवेरेंस कराया ना, लेकिन उसका वो भी करा रहा हूँ परसिवेयर। ध्यान रखना, परसिवेयर का अर्थ होता है ये वो है, इसका अर्थ होता है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट प्रॉब्लम्स। इसका मीनिंग हो गया प्रॉब्लम्स के बावजूद काम में जुटे रहना। दैट्स राइट। एक लड़के ने कहा कि सर ये फ्रेंच लैंग्वेज तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो है, लेकिन उसको मैंने कहा बट यू इफ यू परसिवियर, बट इफ यू परसिवियर, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर तुम लगे रहे यू विल लर्न इट। दिक्कत तो आ रही है अभी आपको, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, समझ में दिक्कत आ रही है, लेकिन तुम लगे रहोगे तो तुम सीख जाओगे। आई होप कि परसिवेयर और परसिवेरेंस आपको आ जाएगा। किसी सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के एक लड़के को मैथ्स बहुत कमजोर है, ठीक है ना, उसको 3D आ ही नहीं रहा है आपका, है ना, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको नहीं आ रही है, ट्रिगोनोमेट्री के सवाल उसको नहीं आ रहे। वो ट्रिगोनोमेट्री है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ये भी केवल उच्चारण लोग गलत करते हैं, ऐसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सही है क्या ये, नहीं है, ट्रिगोनो है ये। मैंने तो क्या छापा था, कंप्यूटर ने अपने आप ठीक कर दिया उसको, मैंने ये छापा था ट्रिग्नो। ट्रिग्नो नहीं होता है ये ट्रिगोनो होता है। गौन का मतलब कौन होता है,
ध्यान रखना आपको। गॉन का मतलब कौन होता है, तो ट्रिगनो नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। और मैट्रिक वन नाप होता है जिसके 3 तरह के नाप होते हैं, 3 कोणों के नाप। तो उसकी कमजोर है, तो उसको मैंने यही कहा, इफ यू परसिवियर यू विल लर्न एवरीथिंग। ऐसे तुम संदेश बना के बोल सकते हो कि अगर तुम जुटे रहो तो सब कुछ सीख जाओगे आप। ये सेंस है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, मैं भी लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा बच्चों, हो सकता है ये वीडियो मेरे को 2 बार में बनाना पड़े आपको, 2 बार लेके आओ आपके पास सामने, ठीक है। तो ऐसे सीखिए आपका। अब इसमें दूसरा वर्ड कौन सा था बच्चों, देखो, रिलीजियंस हो गया, इनकम्बेंट। अब इसमें टीचर ने इनकम्बेंट का केवल एक ही अर्थ बताया, ठीक है। हिंदी में तो लिखा है निर्भर, कोई सेंस नहीं इसका, बच्चे कैसे समझेंगे। दूसरा जो अर्थ है वो तो उससे ठीक लिखा हुआ है, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसका नाम वाम भी किसी का नहीं लिया, ध्यान रखना। और अपने YouTube के अलावा इस YouTube के वीडियो में उनके करीबन 1 लाख व्यूज़ हैं, 1 लाख, समझ रहा हूँ आपको। और एक बहुत बड़े संस्थान में ये पढ़ाते भी हैं। मैं पता लगेगा आपको मेल है फीमेल है, इसमें ऐसे जनरल वे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड था बच्चों इनकम्बेंट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड लिखे हुए सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकम्बेंट बच्चों एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, दोनों है, ध्यान रखना। एक ही शब्द दोनों नाउन का काम करेगा, ठीक है। और इनकम्बेंट का अर्थ होता है किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट की नौकरी के अंदर अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिशियल पोजीशन, यानी किसी पद पर, है ना आपका, किसी पदधारी, यानी जो किसी पद पर किसी पोजीशन में बैठा हुआ है किसी पद पर, तो दैट इज कॉल्ड इनकम्बेंट, ठीक है। मेरे को ऑफिस में किसी का काम पड़ा तो मैं वहां चला गया, तो उसको मैंने बोला भैया मेरी एक फाइल थी वो उसका क्या हुआ, तो उसने कहा द प्रेजेंट इनकम्बेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो इस पद पे है, वर्तमान में जो इस आदमी इस पद पे काम करता है उसको कहेंगे द प्रेजेंट इनकम्बेंट इज ऑन लीव, वो भी छुट्टी पे है, एंड आई एम स्टैंडिंग इन फॉर हिम। ये भी फ्रेज है, स्टैंड इन फॉर समबडी, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, उसकी जगह पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं, बट ही इज़ रिटर्निंग टुमारो फ्रॉम लीव एंड प्लीज़ कैन यू कम टुमारो एंड टॉक टू हिम। मुझे आपकी फ़ाइल के बारे में जानकारी नहीं है, मैं तो बैठा हुआ हूँ ताकि थोड़ा बहुत काम चल सके। उसने कोई बात नहीं, चलो मैं कल आ जाऊँगा। समझ गया प्रेजेंट इनकम्बेंट का अर्थ क्या हुआ, कि जो इस पद पर है वो अभी छुट्टी पे है, द प्रेजेंट इनकम्बेंट इज ऑन लीव एंड आई एम स्टैंडिंग इन फॉर हिम। स्टैंड इन फ्रेज भी आपको आना चाहिए। स्टैंड इन फॉर समबडी मीन्स किसी जगह काम करना, टू वर्क इन प्लेस ऑफ समबडी टेम्पररीली, टेम्पोरेरीली। शब्दों को उच्चारण भी आपने ठीक करना है, स्पेलिंग भी अपने आप ठीक हो जाती है। स्टैंड इन आ गया आपका। एक ने कहा यार कल मेरे को तो बहुत कर, तू जहाँ कोई बात नहीं, आई विल स्टैंड इन फॉर यू, तो मैं तेरी जगह काम कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप फ्रिज में मिल जाएगा, ठीक है। और इस शब्द के साथ में जो टीचर ने नहीं बताया वो ये था कि ये एक फ्रेज में बनाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इसे पता लग रहा है जो नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये आपका डिटरमिनर है, आर्टिकल, ठीक है, दैट्स राइट। और एडजेक्टिव है आपका, इस फ्रेज में ये एडजेक्टिव है, एक फ्रेज है, इसका बनता है बी इनकम्बेंट ऑन या अपॉन समबडी। बहुत शानदार फ्रेज है। इसका मतलब किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज निहायत जरूरी होना, ये इसका मीनिंग है, जनरल मीनिंग इसका इनकम्बेंट का ये है, ठीक है, ठीक है। इसका अर्थ होता है ऑब्लिगेटरी, तो इस फ्रेज का अर्थ होता है टू बी ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है बहुत ज्यादा नेसेसरी, दैट्स राइट, टू बी ऑब्लिगेटरी, ठीक है, टू बी मैंडेटरी, ध्यान रखना आपका। और फ्रेज के मीनिंग कैसे आएंगे अगर आपको बताया नहीं गया तो मुझे बताओ आप, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी वो क्या मैंने कराई है उसको आप रिवाइज करें, उन सेंटेंसेस को 4-4 5 बार बार बोलें, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं कहूँगा इट इज़ इनकम्बेंट ऑन यू, इसका मतलब आपके लिए ज़रूरी है। अपॉन भी लगा सो एक ही बात है, ऑन या अपॉन यू टू रिवाइज all the words till you cram them, या till you learn them by heart। learn them by heart का तो उसको रट लेना आपका, तो इनको बार बार रिवाइज करो जब तक आपको ये मुंह पे नहीं चढ़ जाए आपके। तो ये फ्रेज बहुत जरूरी है। चलो मैं इसको डिक्शनरी में दिखाता हूँ और आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।
क्योंकि लंबा वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा अभी फ़िलहाल। जब बनाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा, ये फ्रिज देखो, इनकम ऑन। ये कह रहा मैं आपको, तो मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन ये कह रहा हूँ कि कभी मुझे लगता है यार मैं इन्हीं शब्दों को करा देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, एग्ज़ाम के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जिन्होंने अगर देखा भी होगा तो अपना वो करेक्शन कर लेंगे। और जो उन्होंने सीखा है, जो टीचर ने बताया वो गलत नहीं बताया है, सब सही बताया है, ध्यान रखना। लेकिन उसमें ये गलतियाँ होगी, सेंटेंस नहीं बनाए, उनके डेरिवेटिव्स नहीं बताए। दैट्स राइट। इसका मीनिंग क्या होता है, कितना शानदार फ्रेज है ये। टू बी नेसेसरी फॉर समवन, किसी के लिए बहुत जरूरी होना। जैसे इसमें लिखा ना आपका, इट इज इनकम्बेंट अपॉन यू या ऑन यू, इसका अर्थ हो गया आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? टू रिवाइज, सारे शब्दों को रिवाइज करना, ऑल द वर्ड्स। कब तक? टिल यू लर्न देम बाय हार्ट, जब तक कि आप इनको मुंह पे ना चढ़ा लो, जब तक इनको रट ना लो। ठीक है। और ये सेंटेंस, डिक्शनरी सेंटेंस बड़ा शानदार है। सी फेल्ट इट इनकम्बेंट ऑन हर टू रेज द सब्जेक्ट एट देयर मीटिंग, कि उसके लिए उसने ये सोचा कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और रेज का मतलब यहाँ पर उठाना होता है, कि सब्जेक्ट को, इस विषय को मैं इनकी उनकी मीटिंग में उठाऊंगी। तो उसने ये जरूर अपने लिए ज़रूरी माना, तो शायद किया भी होगा, रेज किया भी होगा। रेज का मतलब उठाना। रेज के कई सेंस में इस्तेमाल है, मैं फिर कभी वीडियो में आपको उनको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज इसमें इतना ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और इसमें जो बाकी के शब्द हैं फिर मैं आपको अगले वीडियो में डाल दूंगा, हो सकता है मैं कल ही डाल दूँ। वर्ड सब इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि हमने 2 ही वर्ड किए हैं, हमने इसके साथ में बहुत सारे वर्ड किए हैं। ठीक है ना, रेजिलेंस भी किया है, रेजिलेंट भी किया है। ठीक है। और ये भी किए हैं, स्ट्रेच भी किया है, बहुत सारे किए हैं। ये देखो, सेटबैक भी किया है, पेंडेमिक हो गया आपका, महामारी। ठीक है ना, आपका बाउंस बैक भी आ गया, आपका सफर लॉस आ गया, है ना। ये सब बहुत सारे शब्द कर लेते हैं अपन। एडवर्सिटी हमने कर लिया, टेनेसियस आ गया, टेनेसिटी आ गया। ठीक है। ओनली अ टेनेसियस पर्सन कैन क्लाइम दैट माउंटेन। नहीं तो कोई ऊंचाई देख के घबरा जाएगा। लेकिन अगर वो जुझारू है, टेनेसियस के हिंदी में अर्थ हो जाएगा जुझारू, कि जो मुश्किल के सामने बिना डरे लगातार कोशिश करता रहे, दैट पर्सन इज कॉल्ड जुझारू। तो बैट्समैन कहता है ना, ये जुझारू प्रवृत्ति का बैट्समैन है। इसके आजू बाजू विकेट गिर रहे हैं लेकिन वो अपने आराम से खेला जा रहा है, हर बॉल को मेरिट पे खेल रहा है और फालतू की रिस्क भी नहीं ले रहा है। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा इसको, अभी मैं पार्ट 1 कर देता हूँ इसको। ठीक है बच्चों, ये वोकैब का पार्ट 1 है। ठीक है। बीच में गैप के बाद, ठीक है, ये आपका मेरा एक तरह वोकैब का पहला वीडियो है। ठीक है। तो ये आपको मिलते रहेंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा मेरा और आपका ठीक हो जाए तो मैं आपको ज़्यादा इसके टाइम के भी वीडियोस शुरू कर दूंगा बनाना। ओके देन बच्चों, सी यू टुमारो। नॉट टुमारो, आज भी हो सकता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो दूसरे भी डालूंगा। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ इसको, जैसे मैंने बताया बच्चों, ये लाइक शेयर करें यार, है ना। लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा लाइक है, मुझे पता भी नहीं था, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, पता लगा है कि लाइक कितना इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूबर के लिए। जो आपका यूट्यूब क्रिएटर है, आपका एक लाइक है, नहीं जितने लाइक होंगे उतना ज़्यादा आपका जो यूट्यूब जो है वो वीडियो लोगों को दिखाएगा। तो भी दिखा रहा हूँ, और लोगों को व्यूज़ आते हैं आपके 1-1 लाख, मेरे आते हैं 100-200। जो अपनी ताकत के हिसाब से थोड़ा शेयर वेयर कर लो, थोड़ा बढ़ जाए। इसी से टीचर को एनकरेजमेंट मिलता है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या पता, मैं फिर वापस बंद कर दूँ। क्या करूँगा जब कुछ मिल नहीं रहा है आपका, तो फिर क्या फ़ायदा, बच्चे देख नहीं रहे हैं। 4 के लिए तो मैं नहीं चला रहा हूँ ना ये। तो आप कोशिश करें, कोई बात नहीं, जितने भी हों, अरे ईमानदार कोशिश करें, कोई बात नहीं। मुझे लाखों में नहीं चाहिए, हज़ारों में नहीं चाहिए, ठीक ठाक आ जाए, 300, 400, 500, 600 आ जाए, बहुत है। ऑर्डनरी ऑर्डनरी वीडियोज़ के भी इतने सारे आ जाते हैं, बात कर रहा हूँ। ओके देन, सी यू टुमारो देन, हाँ बच्चों। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।